नमस्कार। बात को समझने और समझाने का ये सिलसिला दिलचस्प होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि चुनावी किस्सों को सुनने में और आगे सुनाने में आपको भी मज़ा आ रहा है। आपका एक बार फिर स्वागत है अमरउजाला.com पर। एक और चुनावी किस्से के साथ हम फिर आपके साथ हाजिर हैं। पिछले किस्से में किए वादे के मुताबिक आज सबसे पहले बात उस जगह की जहां नेहरू जी भी चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं जा सके थे। जी हाँ, हमने कहा था कि एक ऐसी जगह थी जहां खुद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रचार के लिए नहीं जा सके। वो जगह थी हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील। यहाँ के मतदाताओं ने देश में सबसे पहले 25 अक्टूबर 1951 को वोट डाला था। 25 अक्टूबर की सुबह 6 बजे शुरू हुआ मतदान 27 अक्टूबर तक जारी रहा। महासू जिले की चीनी तहसील के साथ ही चंबा जिले की पांगी तहसील में भी 25 अक्टूबर से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 2 नवंबर तक जारी रही। इस दौरान इन दोनों ही तहसील के 20,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके लिए 11 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। इन 2 तहसीलों के अलावा बाकी हिमाचल प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया 19 नवंबर से शुरू हुई। इन मतदाताओं को वोट डालने के बाद नतीजे के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि देश के बाकी मतदाताओं ने जनवरी-फरवरी 1952 में मतदान किया। तो देखिए, चुनावी किस्सों में से कितनी दिलचस्प बातें निकलकर सामने आ रही है। यूं हम मानते हैं कि पहला आम चुनाव देश में 1952 में हुआ था, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश की इन 2 तहसीलों का हम मामला समझें तो यहाँ पर 1951 में अक्टूबर में ही मतदान करा लिया गया था। ध्रुव और दुर्गम इलाका होने से सर्दी और बर्फबारी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन इतिहास में पहला चुनाव 52 में दर्ज है। लेकिन दरअसल कुछ जगहों पर 1951 में ही मतदान करवा लिया गया था। है ना बेहद दिलचस्प मामला। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सर्दियां आने पर बर्फबारी की वजह से यह घाटी बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाती थी और फिर मतदान दल का वहां पहुंचना और लोगों से मतदान करवा कर वापस मतपेटियां लाना संभव नहीं था। सोच अच्छी थी, चुनाव आयोग ने सोचा, सेन साहब को समझ में आया और इसीलिए वहां पर पहले ही मतदान करा लिया गया। हालांकि इस वजह से वहां के लोगों को इंतजार महीनों का करना पड़ा चुनाव परिणाम के लिए। अब बात मतदान और उससे जुड़े कुछ किस्सों की कर लेते हैं। दरअसल देश के पहले आम चुनाव में 17,32,12,343 मतदाता थे। जी हाँ, 17,32,12,343 मतदाता थे देश के पहले चुनाव में। इनमें से 10,59,50,53 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा 80.5% मतदान केरल की कोट्टायम सीट पर हुआ। देश के कई आम चुनावों तक नतीजों में भले ही एक ही पार्टी का वर्चस्व दिखता हो, लेकिन पहले चुनाव से ही इसमें विविधता आ चुकी थी। पहले ही आम चुनाव में 10-20 नहीं, पूरी 53 पार्टियों ने हिस्सा लिया। जी हाँ, अपने पहले चुनावी किस्से में हमने आपको बताया था कि कैसे जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके सारे साथी विरोध में एक दूसरे के आ गए, क्योंकि अब राजनीतिक अस्तित्व की, वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और इसीलिए 53 पार्टियों ने इस पहले चुनाव में हिस्सा लिया था। इनमें से 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी। अकेले कांग्रेस को इस चुनाव में 44.99% वोट मिले थे। 15.90% वोट निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गए। कांग्रेस के अलावा सिर्फ सोशलिस्ट पार्टी को ही 10% से ज्यादा वोट मिले। सोशलिस्ट पार्टी को 10.59% वोट मिला, जबकि किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 5.79% वोट मिला और वहीं जनसंघ को 3.06% वोट से ही संतोष करना पड़ा था। लोकतंत्र के इस पहले उत्सव में कई अद्भुत तस्वीरें भी सामने आई थी। हिमाचल प्रदेश की एक नौजवान महिला मीलों चलकर अपनी बीमार मां के साथ मतदान करने पहुंची थी। उड़ीसा में आदिवासी समुदाय के लोग हाथों में तीर और धनुष लेकर मतदान के लिए पहुंचे। जी हाँ, विविधताओं वाला भारत है, विविध दृश्य इसमें दिखाई देते हैं और पहले चुनाव के ये दृश्य भी जाहिर है बेहद दिलचस्प रहे होंगे। जंगल में स्थित एक मतदान केंद्र पर 70% से ज्यादा मतदान हुआ। कहीं 90 साल तो कहीं 95 साल के बुजुर्गों ने भी वोट डाले और वो मतदान केंद्र तक कैसे पहुंचे उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। मदुरई में तो 110 साल के एक बुजुर्ग के वोट डालने की तस्वीरें उस वक्त मीडिया में सामने आई। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि महाराष्ट्र में एक 90 साल के बुजुर्ग मतदान करने पहुंचे।
उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाला, लेकिन लोकसभा उम्मीदवार को वोट डालने से पहले उनका निधन हो गया। देखिए कैसा अजीब तरह का संयोग ये बन गया कि वो बुजुर्ग सज्जन जो पहुंचे मतदान करने, विधानसभा चुनाव का वोट तो उन्होंने डाल दिया, लेकिन वो लोकसभा के लिए वोट डालते उसके पहले ही दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया। इसी तरह 8000 वर्ग मील में फैले मिजोरम में महज 113 मतदान केंद्र थे। यहाँ के लोग कई कई दिन तक मीलों का सफर तय करके मतदान केंद्र पहुंचे और इस दौरान ये लोग दुरूह जंगलों, पहाड़ों और घाटियों से गुजरकर अपना वोट देने पहुंचे थे। ये लोकतंत्र का उत्सव है जो जंगलों में, नदियों के किनारे, पहाड़ों में, घाटियों में बर्फबारी के बावजूद पहले चुनाव से निरंतर जारी है और इस उत्सव का ही परिणाम है कि भारत का लोकतंत्र उत्तरोत्तर मजबूत होता चला गया। रात में आग जलाकर और उसके चारों ओर पारंपरिक नृत्य करते हुए उस उत्सव को, जो लोकतंत्र का उत्सव है, उसका जश्न मनाते हुए, उस उत्सव को साझा करते हुए, सफर करते हुए ये लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। किस तरह का उत्साह और किस तरह की ऊर्जा उस वक्त रही होगी इन लोगों में, ये सोचना ही बहुत रोमांच से भर देता है। कई दिनों के सफर के बाद ये लोग जब मतदान केंद्र पहुंचे और अपना वोट डाला तो उसकी तस्वीरें भी उस वक्त चर्चा में बनी रही। मतदाताओं की तरह ही उत्साह, संघर्ष और उस तरह के अनुभव मतदान कराने वाले अधिकारियों के भी थे। दरअसल ये बड़ी चुनौती उन लोगों के लिए भी थी जो इस पूरी मतदान की प्रक्रिया से जुड़े थे। रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि चुनाव की तैयारियों की कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए एक अधिकारी ने 6 दिन की मुश्किल यात्रा की। इसी तरह एक अन्य चुनाव अधिकारी 4 दिन की खच्चर की सवारी करके अपने मतदान केंद्र तक पहुंचे। सुदूरवर्ती इलाकों में मतदान करवाने के लिए मतदान अधिकारी जूट की बड़ी बड़ी थैलियों में मतदान सामग्री लेकर गए थे। फरवरी के आखिरी सप्ताह में महीनों से चल रही मतदान की प्रक्रिया आखिर पूरी हो गई। इसके बाद नतीजों की बारी थी। नतीजे आए तो 489 लोकसभा सीटों में से 364 कांग्रेस के खाते में चली गई। जी हाँ, 489 में से 364 कांग्रेस के खाते में। प्रचंड बहुमत। जवाहरलाल नेहरू का चुंबकीय व्यक्तित्व, उनके भाषण, उनका तूफानी दौरा, और जैसा हमने कहा उन्होंने कोई कोना नहीं छोड़ा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में चूंकि अक्टूबर में ही मतदान हो गया था 2 तहसीलों में, वहां वो नहीं जा पाए थे। लेकिन उसका परिणाम रहा कि 364 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली, सोशलिस्ट पार्टी के लिए को 12 सीटें मिली, किसान मजदूर प्रजा पार्टी ने को 9, तो जनसंघ के 3 उम्मीदवार इस चुनाव में जीतने में सफल रहे। लोकसभा के साथ हुए विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस का परचम जम के लहराया। देश भर की 3280 विधानसभा सीटों में से 2247 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। हर चुनाव की तरह देश के पहले चुनाव में भी कई बड़े चेहरों की जीत से ज्यादा कुछ कद्दावर नेताओं की हार चर्चा का विषय बन गई। इनमें सबसे बड़ा नाम देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे शहर की उत्तरी सीट से अपना चुनाव हार गए थे। अंबेडकर को उनके पुराने सहयोगी और कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण काजरोलकर ने 14,561 वोटों से हरा दिया था। बहुत ही चौंका देने वाला ये मुंबई की उत्तरी सीट का चुनाव परिणाम रहा और इतिहास में इसका किस्सा भारत के चुनावी इतिहास में अलग तरीके से दर्ज है। उसके बाद के चुनावों में भी ऐसे कई चौंकाने वाले परिणाम आते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी खुद चुनाव हार गए, इंदिरा गांधी अपना चुनाव हार गई थी। लेकिन इस पहले चुनाव में संविधान के निर्माता का जो इतनी बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, उनका हार जाना बहुत चर्चा का विषय बना रहा। किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाने वाले जेबी कृपलानी भी फैजाबाद सीट से चुनाव हार गए थे। हालांकि उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी नई दिल्ली सीट पर जीतने में सफल रही। उन्होंने कांग्रेस की मनमोहिनी सहगल को 7,671 वोटों से हरा दिया था। सुचेता कृपलानी 1957 के चुनाव में भी इसी सीट से चुनाव जीत गई थी। इस बार उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर यह जीत दर्ज की और बाद में वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी, जबकि उनके पति जेबी कृपलानी फिर कभी कांग्रेस में नहीं लौटे। दिलचस्प किस्सा है कृपलानी दंपति का ये। संसद में भी दोनों अलग अलग दल के सांसद के रूप में पहुंचते थे। सदन में दोनों की खूब नोकझोंक भी आपस में होती थी। देखिए, 2 अलग विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दोनों पति पत्नी जेबी कृपलानी जी और सुचेता कृपलानी, और दोनों अलग अलग सदन पहुंचते और वहां पर
अपनी विचारधारा के आधार पर सदन में उनकी नोकझोंक भी होती। बहुत दिलचस्प मामला है ये। ऐसा नहीं था कि सिर्फ विरोधी दलों के नेताओं को ही इस चुनाव में चौंकाने वाली हार मिली। प्रचंड जीत दर्ज कराने वाली कांग्रेस के भी कई दिग्गजों को हार का मुंह देखना पड़ा था। पहले चुनाव में कांग्रेस के 28 मंत्री इस चुनाव में हार गए थे। चुनाव हारने वालों में राजस्थान के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, मोरारजी देसाई जैसे कई नेता शामिल थे। इन चुनावों से पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने कहा था कि हिंदुस्तान मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग करने जा रहा है। इस चुनाव के बाद ये कहा जा सकता था कि इस प्रयोग में हम भारतवासी पूरी तरह से सफल हुए। इसी तरह के चुनावी किस्से हमें रोमांचित करते हैं, उत्साहित करते हैं और ये बताते हैं कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद कितनी मजबूत है। तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद हमने इस लोकतंत्र की यात्रा को उसी तरीके से जारी रखा है। कई अवरोध आए, कई दिक्कतें आईं, उन सब का सामना करते हुए मजबूती के साथ हमारा लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। इस महायज्ञ में सब अपनी आहुति दे रहे हैं। इस आहुति में हमारा वोट सबसे बड़ी आहुति है। जैसा हमने अपने एक चुनावी किस्से में बताया था, अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है अमिट स्याही जो वोट देने पर उंगली पर लगती है। ये हमारे लोकतंत्र की अनमोल निशानी है। जब भी चुनाव होंगे इस निशानी को ज़रूर लगाइए और सुनते जाइए, देखते जाइए, हमारे साथ जुड़ते जाइए बात को समझने के सिलसिले में चुनावी किस्सों के साथ। अगली बार फिर एक दिलचस्प चुनावी किस्से के साथ आपके बीच होंगे। तब तक आप देखते रहिए amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।